हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं A to Z इंग्लिश बैच। और A to Z इंग्लिश बैच के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की ऑलरेडी हम लोग 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आप वो पुरानी वीडियोस देख लो, क्योंकि आज की क्लास में बेसिकली प्रोनाउन के कुछ जो बचे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। और साथ ही साथ मेरे पास कुछ 70 या 80 के करीब प्रोनाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सीधा सीधा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं और आपके एसएससी से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख लो, ताकि आज की क्लास आपको समझ में आ सके। शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। ये सारी चीजें वो हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लो एक बार। ठीक है, चलो यहां से आज हमें पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जरा देखते हैं ध्यान से क्या लिखा है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय यूजिंग विद, अगर आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो, ठीक है, किसको यूज करके, या तो विद की मदद से, या अलोंग विद, या एज वेल एज, या टुगेदर विद, या एंड नॉट, या इन एडिशन टू, या बट, या बिसाइड्स, या एक्सेप्ट, या फिर रेदर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट। ये सारे आपको याद करने, याद करना आसान है। देखो विद वाले कौन कौन से, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, तो तीन हो गए विद वाले, विद से याद रखना। ठीक है, दो लाइक वाले, लाइक, अनलाइक, उसके बाद बाकी के जो आपको याद रखने, जैसे एज वेल एज है, एंड नॉट है, इन एडिशन टू है। तो समझाने का मतलब क्या है कि अगर आप दो सब्जेक्ट्स को इनकी मदद से जोड़ते हो, ये बेसिकली क्या है, कंजंक्शंस है। ठीक है, अगर आप इनकी मदद से जोड़ते हो तो ऐसे में क्या होगा, देखो, सो द हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, या फिर जो मेन वर्ब आएगा, या फिर जो प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन को मैंने हाईलाइट कर दिया, जो आपका प्रोनाउन आएगा या फिर जो एडजेक्टिव आएगा विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो आपका फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसको फॉलो करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए, मेन वर्ब को लगाने के लिए, या प्रोनाउन को लगाने के लिए, या एडजेक्टिव को लगाने के लिए। कब? जब आप दो सब्जेक्ट्स को इनकी मदद से जोड़ते हो। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो देखो यहां पर एज वेल एज आ रहा है, और एज वेल एज की मदद से मैंने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा, एक मैंने जोड़ा ही और एक मैंने क्या जोड़ा, हिज फ्रेंड्स। दो सब्जेक्ट को जोड़ा ना मैंने, तो आगे जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा या जो भी आपका एडजेक्टिव आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना ये, वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब देखो सेकंड वाला तो फ्रेंड्स है, यानी कि प्लूरल है, तो आप यहां पर आर मत लगा देना। यहां पर इज क्यों लगाए, देखो यहां पर प्लूरल लेकिन फिर भी यहां पर इज क्यों है, क्योंकि ये जो वर्ब है ये आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। समझ में आ गया सभी को? तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू हिज विलेज, और ये हिज भी किसके अकॉर्डिंग आ रखा है, इसी ही के अकॉर्डिंग आ रखा है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लगाते तो यहाँ पर आर आना चाहिए था, और यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में कहना चाहिए था देयर, लेकिन आपको पता ये भी गलत है और ये भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल से देखो जरा ध्यान से। द मैनेजर अलोंग विद, देखो अलोंग विद आ गया, ये रहा अलोंग विद, देखो इधर लिखा था, ये रहा देखो अलोंग विद। द मैनेजर अलोंग विद हिज टीम मेंबर्स इज इनवाइटेड टू द पार्टी। देखो एक मैनेजर है और दूसरा सब्जेक्ट कौन है, टीम मेंबर्स। ठीक है, यानी कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो आगे आपको पता है जो भी आपका वर्ब आएगा या जो भी आपका प्रोनाउन आएगा, जो भी आपका एडजेक्टिव आएगा, वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट। तो फर्स्ट आपको पता है मैनेजर यानी कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा रखा है मैंने, इज लगा रखा है। द मैनेजर अलोंग विद हिज टीम मेंबर्स इज इनवाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, दे अकम्पनीड बाय, देखो अकम्पनीड बाय है ना, अकम्पनीड बाय का मतलब के साथ साथ। दे अकम्पनीड बाय सुमन, तो देखो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, सब्जेक्ट वन, और जो सब्जेक्ट टू है आपका, ये आपका क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट वन आपका प्लूरल है और सब्जेक्ट टू आपका सिंगुलर है, लेकिन आगे जो वर्ब आएगा या जो भी प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, और फर्स्ट वाला आपको पता है प्लूरल है, तो आगे वाली सारी चीजें प्लूरल। तो दे अकम्पनीड बाय सुमन वर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, तो यहाँ पर वर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, दे। आगे देखो, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, मेरे पिताजी जो है ना मेरे अंकल्स की तरह नहीं है, अनलाइक का मतलब की तरह नहीं। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो देखो अनलाइक भी लिखा है ना, तो जब आप अनलाइक की मदद से एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट को जोड़ते हो तो आगे जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर क्यों है, क्योंकि फादर के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, और टुगेदर विद, एंड नॉट। एग्जाम में देखो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आने, आप कहीं से कुछ भी पढ़ लो लेकिन क्वेश्चन तो वहीं से आने, घुमा फिरा कर प्रीवियस ईयर से रिपीट होना है। ठीक है, कहीं से भी तुम कितना भी नया नया पढ़ लो, कोई तुम्हें कितना भी नया पढ़ाए, लेकिन आना वही है प्रीवियस ईयर से 70-80% डायरेक्ट उठकर। ठीक है, 20% नया क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है पैसेज आता है तो पैसेज नया आता है, बाकी जो ग्रामर के रूल्स है वो तो बदलने वाले नहीं है, वो सेम रहते हैं, चाहे आप आज एग्जाम दो चाहे 5 साल बाद एग्जाम दो, ग्रामर के रूल्स तो ग्रामर के रूल्स ही हैं। तो इन्हीं में से आना एग्जाम, तो इसको आप ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, अगला रूल है देखो,
इफ टू सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय यूजिंग नाइदर नॉर, अगर आप दो सब्जेक्ट्स को नाइदर नॉर, जिसको नीदर नॉर भी कहते हैं, या इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, एंड नन बट, ये 4-5 चीजें आपको ध्यान रखना है। एक क्या है नीदर नॉर, एक है इधर और, एक है और, एक है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एक क्या है नन बट, ठीक है। तो अगर आप दो सब्जेक्ट्स को इनकी मदद से ऐड करते हो, सो द हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट का मतलब जो इनके पास होगा, ठीक है, इनके पास का मतलब, सॉरी इनके पास नहीं, जो कि आपके वर्ब के पास होगा, समझाता हूं। नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पास में जो आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब उसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। नीदर शी नॉर हर पेरेंट्स हैव कम हियर। अब देखो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने कहा ना जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, या जो भी आपका वर्ब आएगा मेन वर्ब, या जो भी प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा, वो आएगा अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब बताओ अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बताओ इसके नियर में ये पेरेंट्स हैं या फिर इसके नियर में शी है, तो आप कहोगे सर नियर में तो पेरेंट्स है ना, पास में तो पेरेंट्स हैं, तो जो हैव आएगा ये आएगा अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स। तो आपको पता है पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है हैव आ रहा है। अब ऐसा मत करते ना कि पहले वाले को देखकर लगा दो और यहाँ पर आप शी को देखकर हैज कर दो, अब आप गलत कर जाओगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा नियर वाले के अकॉर्डिंग, नियर वाला क्या है, पेरेंट्स है। नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ना तो, ठीक है, नीदर शी नॉर हर पेरेंट्स, यानी कि ना तो वह ना तो उसके पेरेंट्स, तो नीदर नॉर का मतलब ना तो ना तो। नॉट ओनली विनोद बट ऑल्सो हिज सिस्टर, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पूरा पेयर है, और इससे मैंने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा, एक विनोद और एक क्या है, हिज सिस्टर। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट। अब नियर में आपसे मैं पूछूं कि सिस्टर है या विनोद हो, तो आप कहोगे सर नियर में तो सिस्टर ही है, तो यानी कि जो हैज है वो सिस्टर के अकॉर्डिंग आएगा। सिस्टर सिंगुलर इसलिए हैज आ रहा है, अब आप कहोगे सर विनोद भी तो सिंगुलर है, तो वो तो बाय चांस है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको लगाना तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग है ना। डोनेटेड हर, अब ये देखो ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है आपका, अगर आप यहाँ पर विनोद को देख के हिज लगा देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि नियर वाले को देखकर लगाना। अब देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैंने कहा ना एडजेक्टिव प्रोनाउन के जो नियर में होगा, तो इस हर के नियर में आप बताओ, जब आप पीछे बढ़ते रहोगे इधर, तो हर के नियर में सब्जेक्ट कौन दिखेगा, सिस्टर दिखेगा या विनोद दिखेगा, तो आप कहोगे सर नियर में तो इसके भी सिस्टर ही है, विनोद तो इससे दूर है, तो ये जो हर है ये भी सिस्टर को देखकर लगा रखा है हमने, ठीक है। तो नीदर नॉट ओनली विनोद बट ऑल्सो हिज सिस्टर हैज डोनेटेड हर सैलरी, ठीक है, टू द फ्लड विक्टिम्स। हैज ही और हिज ब्रदर, देखो और यहां पर लिखा ना, देखो और, ये रहा, कहां गया, किधर गया, ये रहा और। तो जब आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लगाया, आपने और की मदद से दो सब्जेक्ट को जोड़ा, एक है आपका ही और एक है आपका हिज ब्रदर्स, और की मदद से आपने दो को जोड़ा, तो आपने जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा, अभी सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट के पहले आता है इंटेरोगेटिव में, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब बताओ इस हैज के नियरेस्ट कौन सा है, ये ही है या ब्रदर्स है। अब आप कहोगे सर इसके निकट तो ये है, भाई जब आप इसके पास देख रहे थे तो आप ऐसे जा रहे थे, लेकिन जब आप इसके पास देखोगे तो आप ऐसे जाओगे ना, तो इसके पास तो ही है ना, तो ही के अकॉर्डिंग क्या रखा है, हैज आ रखा है। अगर आप ब्रदर्स के अकॉर्डिंग लगाते तो आपको पता है हैव आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाता गलत, तो आपको लगाना किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इधर ऑफ, अब देखो एक होता है इधर ऑफ, ठीक है, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा, इधर और। इधर और का मतलब या तो जैसे इधर राम और शाम विल गो, या तो राम जाएगा या शाम जाएगा। लेकिन अगर मैं लगाऊं इधर ऑफ, तो इधर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से एक। देखो अगर मैं लिखता हूं इधर राम और शाम विल गो, जब आप इधर और लगाते हो ना, तो यहां पर कंपलसरी हो जाता है कि आपको दो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जिक्र आपको करना होता है। लेकिन जब आप लगाते हो इधर ऑफ, तो इसके बाद डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, एक नाउन लगाओगे जो कि प्लूरल होगा, ध्यान रखना नाउन कैसा होगा, प्लूरल, ठीक है। और ये जो कुछ इंटरेस्टिंग मैं रूल्स आपको बता रहा हूं ना, मैंने एक सीरीज शुरू करी है, आप लोगों ने देखा होगा चैनल पे, रूल ऑफ द डे, ठीक है, जिसके अंदर 3 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूं, 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस रूल ऑफ द डे की वीडियो को रोज देखा करो, क्योंकि मैं डेली एक बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही, जो कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट जो रूल है, वो मैं डेली की छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको शॉर्ट वीडियोस टाइप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो ये चीजें आप उसमें देखा करो। इस रूल को भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप रूल ऑफ द डे का पार्ट 2 देखोगे, तो ये जो सेम रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने इसको और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप एक बार वो भी देख लेना, ठीक है। यहां पर मैं समझाता हूं, इधर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ध्यान रखना। तो इधर ऑफ द बॉयज, तो इधर ऑफ के बाद ना आपको दो अलग अलग नाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा क्या बोल दो, प्लूरल नाउन, इधर ऑफ द बॉयज। लेकिन जब आप इधर और लगाते हो तो दो अलग अलग नाउन आपको बोलने पड़ते हैं, इधर राम और शाम। लेकिन इधर ऑफ का मतलब होता है कि यहां पर क्या आ जाएगा, एक प्लूरल नाउन आ जाएगा, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अच्छा इधर ऑफ का मतलब होता क्या है, इधर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक, यानी कि यहां पर जो बॉयज है ये अंडरस्टूड है कि भैया दो बॉयज है,
ध्यान रखना, अगर ईदर ऑफ लग गया तो ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक, यानी कि ये जो बॉयज लिखा है ना, ये बॉयज कितने हैं, असल में दो बॉयज हैं। ईदर ऑफ द बॉयज का मतलब दोनों लड़कों में से एक। ईदर ऑफ मींस वन आउट ऑफ टू, एंड वन ऑफ मींस वन आउट ऑफ मोर देन टू। देखो अगर दो में से एक हो तो आप क्या लगाओगे, ईदर ऑफ। लेकिन मैं कहता हूं मान लो दो से ज्यादा है और उनमें से एक की बात हो रही, तो अब आप क्या लगाओगे, ईदर ऑफ। नहीं, अब आप ईदर ऑफ तो नहीं लगा सकते ना, अब आप लगाओगे वन ऑफ। क्या लगाओगे, वन ऑफ, ठीक है, या एनी ऑफ, एनी भी लगाते हैं उसके लिए, एनी, ठीक है। आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो उसी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक, और वन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक। जैसे वन ऑफ द बॉयज, यहां पर ईदर ऑफ द बॉयज का मतलब क्या है कि दोनों लड़कों में से एक। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता इस तरीके से, वन ऑफ द बॉयज, अगर मैं ऐसे लिख देता वन ऑफ द बॉयज, अब यहां पर इस बॉयज का मतलब क्या है कि भैया दो से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ आ गया। तो वन ऑफ का मतलब है दो से ज्यादा और उनमें से एक। वन, वन का मतलब एक, कितने में से, ऑफ द बॉयज, लड़कों में से, कितने, एक। तो बात तो असल में एक की ही हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो नाउन है वो क्या रहेगा, प्लूरल, क्योंकि आप ये कब बोलते हो, में से एक कब बोलते हो, जब वो में से, जिनमें से आप बोल रहे हो एक से ज्यादा हो। भाई आप में से एक कब बोलते हो, जब एक से ज्यादा हो, तभी तो बोलोगे में से एक, है ना। चार लड़के हैं और उनमें से एक बोलोगे तो बोल पाओगे ना, चार में से एक। अगर एक ही है तो क्या ये आप बोल सकते हो कि एक में से एक, नहीं ना, वो तो है ही एक। इसलिए कम से कम क्या होना चाहिए, दो प्लस, यानी कि तीन हो, चार हो, लेकिन दो से ज्यादा हो, तो आप क्या लगा सकते हो, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज। तो वन ऑफ के बाद भी जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा। नीदर ऑफ का मतलब होता है नो वन आउट ऑफ टू, दो में से कोई भी नहीं। जब अब मान लो दो लड़के हैं और दोनों में से कोई भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, नीदर ऑफ। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैं बोलता हूं नीदर ऑफ द बॉयज, इसका मतलब क्या है, बॉयज कितने, दो हैं, क्योंकि नीदर ऑफ आ गया। तो नीदर ऑफ द बॉयज का मतलब दो लड़के हैं और दोनों में से कोई नहीं। और अगर मान लो दो से ज्यादा हो और मैं बोलूं इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे में क्या लगाते हो आप, नन ऑफ लगाते हो, ठीक है। नन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा और उनमें से कोई नहीं। ईदर ऑफ का मतलब दो में से एक, वन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा में से एक, नीदर ऑफ का मतलब दो में से कोई भी नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा और उनमें से कोई भी नहीं। जैसे नीदर ऑफ द बॉयज यानी कि दोनों लड़कों में से कोई नहीं, और नन ऑफ द बॉयज का मतलब लड़कों में से कोई नहीं, और वो लड़के कितने, दो से ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, नीदर ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स, देखो नीदर ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स। अब मैं आपसे कहता हूं अगर मैं इस थ्री को नहीं भी लगाता तो क्या इससे सेंटेंस नहीं बनता, बिल्कुल बन जाता भाई। यहां पर नीदर लग गया ना, तो अंडरस्टूड है कि यहां पर भी ब्रदर्स जो है ना वो दो से ज्यादा ही है। अंडरस्टूड है, अब चाहे दो हो चाहे तीन हो, लेकिन सॉरी चाहे तीन हो चाहे चार हो, लेकिन दो से ज्यादा है। लेकिन हाँ, आप यहां पर टू नहीं लिख सकते, फिर तो सरासर गलत हो जाएगा। भाई आप यहां पर कुछ मत लिखो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू मत लिखो, क्योंकि टू आपको पता है नीदर के साथ नहीं आता। टू के साथ क्या आता है, नीदर नहीं आता, टू के साथ क्या आता है, इधर आता है, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, देखो कुछ उल्टा बोल दिया मैंने थोड़ा सा। देखो नीदर ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स, आपको पता है यहाँ पर थ्री जो है ना वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो नीदर ऑफ आता है वो आता है दो के लिए। किसके लिए आता है, दो के लिए। और यहाँ पर क्या लिख रखा है, थ्री लिख रखा है। तो आप इस थ्री को क्या कर दो, काट दो। अब मैं आपसे कहता हूँ चलो थ्री को तो काट दिया, लेकिन क्या मैं यहाँ पर टू लिखूं कि ना लिखूं। भाई अगर नीदर लिख दिया मैंने, ठीक है, तो अंडरस्टूड है, वैसे भी दो की बात हो रही होगी, तो आप टू लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ठीक है। आप लिखोगे तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक, लेकिन दो से ज्यादा मत लिखना, फिर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। थ्री फोर फाइव मत लिखना, क्योंकि नीदर जो है वो दो के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं आता। तो नीदर ऑफ, या तो सीधा बोलो नीदर ऑफ हिज ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, कि उसके दोनों भाइयों में से किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। या फिर अलग से टू लगाना तो लगा दो कि नीदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, लेकिन टू लगाने का सेंस बनता नहीं है। लगाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन सेंस बनता नहीं, क्योंकि नीदर आपने लगा दिया तो मतलब क्लियर है कि भाई दो की ही बात हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए इनकरेक्ट था, क्योंकि यहां पर थ्री आ रहा था। नीदर ऑफ हिज ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, अब देखो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नीदर है और यहाँ पर कोई थ्री फोर नहीं है, यानी कि अंडरस्टूड है कि जो ब्रदर्स है कितने हैं, दो हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नन ऑफ हिज फोर ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, कि मतलब उसके चारों भाइयों में से किसी ने भी उसका ध्यान नहीं रखा। अब देखो चार भाई है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, नन आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है अगर दो की बात हो तो नाइदर या नीदर, और दो से ज्यादा की बात हो तो क्या लगाते हैं, नन लगाते हैं। अब मेरा वही सवाल, अगर मैं यहाँ पर चार ना लगाऊं तो फिर भी वही बात की, फिर भी करेक्ट होगा, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाएगा ना भाई, नन है तो ब्रदर्स जो है ना ये दो से ज्यादा ही है। अंडरस्टूड हो जाएगा कि नन ऑफ हिज ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, कि उसके भाइयों में से किसी ने भी उसका ख्याल नहीं रखा। तो अंडरस्टूड है कि भाई जो यहाँ पर ये ब्रदर्स है ना, ये क्या है, दो से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेकिन गलती से टू मत लगा देना, फिर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। टू मत लगा देना, टू के अलावा कोई नंबर यानी कि थ्री फोर फाइव सिक्स लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टू मत लगाना, क्योंकि टू तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इधर ऑफ, इधर आपको पता है दो के लिए लगाते हैं, इधर ऑफ द फाइव, तो यहाँ पर फाइव गलत हो गया, इसको हटा दो।
ईदर ऑफ द बॉयज, अब बिल्कुल ठीक है। अब जब ईदर है तो मैंने क्या बताया, टू लगाओ ना लगाओ कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाता है। टू लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि जो ईदर लग गया उसे अंडरस्टूड हो गया कि बात किसकी हो रही है, दो की हो रही है, यानी कि बॉयज कितने, दो हैं। तो ईदर ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन द वॉच, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब आप कहोगे सर ये सिंगुलर क्यों लगाया आपने, मैंने कहा ना इन्हीं रूल्स को समझाने के लिए मैंने रूल ऑफ द डे की वीडियो बनाई, तो आप एक बार जाके उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने सिंगुलर वर्ब क्यों लगा रखा है, ठीक है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाके देखना। वन ऑफ द 5 बॉयज हैज स्टोलन वन ऑफ, देखो वन ऑफ आ गया, मैंने बताया था वन ऑफ लगाते हैं जब दो से ज्यादा की बात हो। तो वन ऑफ द 5 बॉयज, तो यहाँ पर देखो 5 आ रहा है, ठीक है। अब मैं वही कहता हूँ कि यार 5 नहीं भी लगाते तो क्या दिक्कत है, ठीक तो है, अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई ये जो बॉयज है ये दो से तो ज्यादा ही है, कि वन ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन द वॉच। तो अगर आप नहीं भी लगाते ना कोई नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस वही वाली बात है कि टू मत लगाना, क्योंकि टू के साथ तो वन आता ही नहीं, आपको पता है वन आता है दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो बाकी कोई नंबर लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टू मत लिखना, क्योंकि टू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वन ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन द वॉच। अब देखो यहाँ पर भी मैंने सिंगुलर क्यों लगाया, जबकि ये जो नाउन है तो प्लूरल है, तो इसी को एक्सप्लेन मैंने किया। मैंने क्या कहा, रूल ऑफ द डे का जो पार्ट 2 है आप एक बार वो देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 3 भी देख लेना, छोटी छोटी वीडियोस है 10-10 15-15 मिनट की, आप देख सकते हो। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उसके आने वाले, ये मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और रूल लिखा है, नॉट इज नॉट यूज्ड विद बोथ, बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करना, ध्यान रखना, नॉट या नेवर का यूज नहीं करना, क्योंकि बोथ के साथ नॉट लगाने का कोई तुक नहीं बनता। देखो अगर आप बोथ के साथ नॉट लगा रहे हो, सुनना ध्यान से, अगर आप बोलते हो कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों ही वहां पर नहीं गए। तो जब आपको पता है दो लोग हैं और दोनों में से कोई नहीं गया, तो आपको पता है इसके लिए हमारे पास एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है नीदर। तो जब आपके पास नीदर ऑलरेडी है, नीदर का मतलब क्या होता है, दो और दोनों में से कोई नहीं, तो वहां पर इसीलिए बोथ के साथ नेगेटिव आपको नहीं लगाना, सेंटेंस पूरा क्या है, गलत है, ध्यान रखना। इसकी जगह पर क्या बोलोगे, नीदर ऑफ देम, क्या बोलोगे, नीदर ऑफ देम। अब नीदर आ गया तो नॉट की तो आवश्यकता वैसे भी नहीं है, तो नीदर ऑफ देम डिड भी हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव हट गया, तो सीधा अफर्मेटिव से बन जाएगा, नीदर ऑफ देम गो का बन जाएगा वेंट देयर, ठीक है। क्योंकि देखो पास्ट इंडेफिनिट था तो नेगेटिव से हटाया आपने, आप असर्टिव में लेके आए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या बन गया, सेकंड फॉर्म। तो नीदर ऑफ देम वेंट देयर, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ के साथ नेगेटिव का यूज मत करना, उसकी जगह पर क्या लगाना, नीदर लगाना। सिंगुलर नाउन वर्ब्स, ये मैंने रूल ऑफ द डे के पार्ट 3 में एक्सप्लेन कर रखा पूरा अच्छी तरीके से, तो आप एक बार उस वाली वीडियो को भी जरूर देख लेना, ठीक है। सिंगुलर नाउन वर्ब एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, क्योंकि मेन तो यही है, विल बी यूज्ड आफ्टर ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नोबडी, नोवन, नथिंग, ठीक है। इनके साथ आप क्या लगाओगे हमेशा, और मैनी अ, देखो मैनी अ, वन, नन, इन सब के साथ क्या लगाओगे, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव, और सिंगुलर ही क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। देखो इनमें से कुछ प्रोनाउन है और इनमें से कुछ एडजेक्टिव है, जैसे ईच जो है आपका, ईच आपके प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। एवरी जो है ये आपका बेसिकली एक एडजेक्टिव है, एवरीवन आपका एक प्रोनाउन है, एवरीबॉडी आपका एक प्रोनाउन है, एवरीथिंग आपका एक प्रोनाउन है, समवन एक आपका प्रोनाउन है, ठीक है, और एक एडजेक्टिव का भी काम करता है ये, समबडी भी सेम, समथिंग भी सेम, एनीवन ये आपका एक प्रोनाउन है। तो इनमें से कुछ जो है मैंने क्या बताया प्रोनाउन और कुछ क्या है एडजेक्टिव है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि इनमें अगर इनमें से जैसे जो एडजेक्टिव है, जैसे मान लो ईच एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और मान लो एवरी एक एडजेक्टिव, एवरी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जो भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के डायरेक्ट बाद जो नाउन आएगा, तो ध्यान रखना वो नाउन हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और इस नाउन के बाद जो भी आपका वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो भी सब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे मैं बोलता हूं एवरी गर्ल्स, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एवरी गर्ल्स नहीं होगा, क्या होगा, एवरी गर्ल, ठीक है, एवरी गर्ल। तो ध्यान रखना कि इनके बाद में जो नाउन प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वो सारा का सारा क्या रहने वाला है, सिंगुलर रहने वाला है, ध्यान रखना, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, या कुछ भी हो, ठीक है। जैसे देखो ईच बॉय हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, ईच की देखो डायरेक्ट बात क्या है, नाउन है, तो नाउन क्या है, सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, और आगे जो एडजेक्टिव वो भी क्या है, सिंगुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईच के बाद नाउन भी सिंगुलर, एडजेक्टिव भी सिंगुलर, और एडवर्ब भी सिंगुलर, जो भी है, सॉरी, नाउन भी सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और एडजेक्टिव भी सिंगुलर। ऐसी देखो, लेकिन अगर ईच के बाद क्या लग जाए, अगर ईच के बाद लग जाए ऑफ द, ईच के बाद क्या लग जाए, ऑफ द, तो ऐसे में आप ध्यान रखना, अगर ऑफ द लग गया तो फिर अब जो आपका नाउन है वो क्या बन जाएगा, प्लूरल, ठीक है, क्योंकि ऑफ द के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल। लेकिन बाकी जो चीजें वो तो सिंगुलर ही रहेंगी। ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, देखो एडजेक्टिव सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, बस नाउन प्लूरल बन गया, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर ईच के बाद क्या लग गया, ऑफ द। ये वाला जो ईच है ये आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद एक नाउन है, लेकिन ये जो ईच है ये यहाँ पर एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद में एक नाउन नहीं है बल्कि क्या है, ऑफ द आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन है, तो ऑफ द लग जाएगा तो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल, लेकिन बाकी चीजें सिंगुलर। वी ईच, अब देखो अगर ईच, ईच की 3 कंडीशन बता दी, एक तो ईच एक एडजेक्टिव के तौर पर, एक ईच आपका प्रोनाउन के तौर पर, और एक ईच और होता है अगर ईच के पहले आपको दिख जाए वी, यू या दे, तो वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है प्लूरल, ठीक है। यानी कि इसके बाद जो भी चीजें आप लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, अब वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, वो सारा का सारा बन जाएगा प्लूरल। अभी तक तो सिंगुलर था ना, देखो सिंगुलर था, सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर है, लेकिन अगर ईच के पहले वी लग जाए, दे लग जाए, यू लग जाए, तो अब जो आगे प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो भी आपका एडजेक्टिव है सब प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखो हैव प्लूरल और आर भी क्या है, प्लूरल, क्योंकि वी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो ये 3 सिचुएशन जो ईच की आप ध्यान रखना। एवरी स्टूडेंट इज इन्फॉर्म्ड, देखो एवरी के डायरेक्ट बाद जो नाउन है, एवरी क्या है, एक एडजेक्टिव है क्योंकि डायरेक्ट बाद नाउन आ रहा है। एवरी स्टूडेंट इज इन्फॉर्म्ड, देखो सिंगुलर है, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, टू पे हिज, और ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये भी आपका क्या है, सिंगुलर, ठीक है। वन मस्ट बी अप्रिशिएटेड बाय वंस फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली, तो देखो वन के बाद जो आपका नाउन आएगा, तो लेकिन नाउन तो यहाँ पर नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पर वन के बाद अगर नाउन नहीं है तो बाकी चीजें देख लो आप जो आपका, क्योंकि वन अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी आप समझ के चल सकते हो, ठीक है ना भाई। एवरी के बाद स्टूडेंट है तो पूरा मिलकर ये सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन वन अपने आप में सब्जेक्ट है तो उसको नाउन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये। तो वन के बाद जो बाकी चीजें हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन जो भी सब सिंगुलर होगा, तो वन मस्ट बी अप्रिशिएटेड बाय वंस फ्रेंड्स, देखो ये पॉसेसिव है, पॉसेसिव केस है, नहीं पॉसेसिव एडजेक्टिव है। वन का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसा दे देगा कि वन मस्ट बी अप्रिशिएटेड बाय हिज फ्रेंड्स, हिज दे देगा आपको, यहाँ पर आपको लगेगा यार सिंगुलर ही तो है, भैया ने बताया था सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि वन का जो पॉसेसिव होता है वो हिज नहीं बनता, वो क्या बनता है, वंस बनता है। तो वंस फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली। मैनी अ, देखो मैनी अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि मैनी अ के बाद जो नाउन आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, सिंगुलर, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। मैनी अ के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर, ऊपर लिखा ना देखो, और बाकी चीजें भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ठीक है। तो मैनी अ सोल्जर हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री, इसकी मीनिंग क्या बनी कि मतलब मैनी अ सोल्जर, जैसे अ सोल्जर का मतलब एक सोल्जर, और ऐसे ऐसे मैनी यानी कि कई सारे सोल्जर, ये इसकी मीनिंग बनती है कि अ सोल्जर का मतलब एक सोल्जर, और मैनी का मतलब ऐसे ऐसे कई सारे सोल्जर हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर एडेड बाय यूजिंग एंड, अगर आप दो नाउन्स को एंड की मदद से जोड़ते हो, एंड एन आर्टिकल और अ पॉसेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट नाउन, और कोई आर्टिकल या फिर कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है ओनली बिफोर द फर्स्ट नाउन, सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले, सो द हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन विल बी सिंगुलर। अगर आप दो नाउन को एंड की मदद से जोड़ रहे हो और सेंटेंस में एक आर्टिकल है या मान लो कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव है जैसे माय, योर, हिज, हर एटसेट्रा, अगर सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले लग रहा है तो उसका मतलब जो भी चीजें होंगी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या एडजेक्टिव या प्रोनाउन, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, सिंगुलर, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, देखो एग्जांपल देखो नीचे वाला ही, मैनेजर एंड सीईओ, देखो एंड की मदद से मैंने दो नाउन को जोड़ रखा है, एक मैनेजर और एक सीईओ, और दोनों के दोनों क्या है, देखो सिंगुलर है ना, दोनों के दोनों क्या है, सिंगुलर है, एंड की मदद से जोड़ा है मैंने। और जो आर्टिकल है आपका द, वो केवल पहले वाले के साथ आ रहा है, इसके साथ तो नहीं आ रहा ना। इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति मैनेजर है वही व्यक्ति सीईओ, यानी कि ये मैनेजर और सीईओ कोई अलग अलग पर्सन नहीं है, ये दोनों सेम पर्सन है, ध्यान रखना। पहले वाले के साथ लगने का मतलब ये होता है कि दोनों क्या है, सेम है, द मैनेजर एंड सीईओ, यानी कि जो मैनेजर है वही बंदा क्या है, सीईओ, तो यानी कि सब्जेक्ट तो आपका एक ही हुआ ना। अब आप समझे कि बाकी चीजें सिंगुलर क्यों आती है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका एक ही हो गया, तो इसलिए इज गोइंग टू हिज होम टाउन, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ठीक है। यहां पर देखो, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर एडेड बाय यूजिंग एंड एन आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर बोथ द नाउन्स, अगर मान लो अब दोनों नाउन्स के पहले लग जाए आर्टिकल या फिर वही पॉसेसिव एडजेक्टिव, सो द हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन विल बी प्लूरल, अब वो क्या बन जाएगा, प्लूरल, क्यों, क्योंकि दोनों के पहले लगने का मतलब है कि अब वो दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है। द मैनेजर एंड द सीईओ, देखो एंड की मदद से मैनेजर, सीईओ दोनों सिंगुलर है और दोनों के पहले क्या लग रहा है, द दोनों के पहले लगने का मतलब कि भाई मैनेजर एक अलग व्यक्ति है और सीईओ एक अलग व्यक्ति है ऑफ द कंपनी हैव कम, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, प्लूरल आ गया, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इफ अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में आप कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हो एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एंड एक्सप्रेसेस
अग्रीमेंट, और उस सेंटेंस के अंदर किसी प्रकार के अग्रीमेंट की बात हो, यूनानिमिटी की बात हो, मतलब एकता की बात हो, है ना, एक मत होने की बात हो, और होल ग्रुप या फिर इंडिविजुअल लोगों को ना देखे। जैसे ग्रुप, आपको पता है कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो कई सारे लोगों को या वस्तुओं को मिलाकर एक पूरा कलेक्शन बनता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे बंच, बंच का मतलब होता है चाबियों का कलेक्शन, है ना। जैसे क्लास, क्लास का मतलब स्टूडेंट्स का कलेक्शन। जैसे बैंड, बैंड का मतलब गाने बजाने वालों का कलेक्शन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। तो अगर आप कलेक्टिव नाउन को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो और उस सेंटेंस के अंदर सहमति की बात हो, एक मत होने की बात हो, ये पूरे ग्रुप को एक बनाकर इंडिकेट किया जा रहा हो, सो सिंगुलर वर्ब्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। ध्यान रखना, जितनी भी चीजें आप लगाओगे वो क्या लगाओगे, सिंगुलर, क्योंकि आपने एक मान के चला उनको। जैसे देखो द ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस, तो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब यहां पर आपको पता है कि ये भी सिंगुलर और ये भी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, क्योंकि आपको पता है ज्यूरी जो है एक कलेक्टिव नाउन है, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और सेंटेंस में कौन सी फीलिंग आ रही है, सेंटेंस में फीलिंग आ रही है एग्रीमेंट की। कैसे, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया है। अब मुझे बताओ, ज्यूरी ने अगर अपना वर्डिक्ट दिया, ज्यूरी में कई सारे जजेस होते हैं, तो फैसला उन्होंने कब दिया होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फैसला कब दिया होगा, जब सारे किसी बात को लेकर सहमत हो गए होंगे। तो यानी कि पढ़कर आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ, यहाँ पर सहमति की बात तो हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा जब सहमति की, यूनानिमिटी की बात हो, अग्रीमेंट की बात हो, तो हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव। तो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। और आपको पता है जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, इनके लिए आपको अगर इनके लिए अगर आपको प्रोनाउन लगाना है एज अ सब्जेक्ट, तो आप क्या लगाओगे, इट, ये नॉमिनेटिव केस। अगर आपको इनका पॉजेसिव केस चाहिए तो क्या हो जाएगा, इट्स, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट होता है। ध्यान रखना, अगर आप इनको सिंगुलर मानते हो। अगर आप इनको प्लूरल मानोगे तो इनका जो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है वो बन जाता है दे, और पॉजेसिव केस क्या बन जाता है, देयर, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या बन जाता है, देम। ध्यान रखना, सिंगुलर में ये तीनों और प्लूरल में ये तीनों। द टीम इज यूनानिमस, अब यहां पर तो खुद ही बोल दिया कि टीम जो है ना वो यूनानिमस है। टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहते हैं, और टीम क्या है, यूनानिमस। खुद ही यहां पर यूनानिमिटी की बात कर दी, खुद ही बोल दिया कि भाई टीम जो है ना वो एक मत है। तो अगर एक मत होने की बात हो रही है, तो इसलिए जो देखो यहाँ पर जो वर्ब लगाया वो भी क्या लगाया, सिंगुलर, और जो यहाँ पर एडजेक्टिव लगाया वो भी क्या लगाया, सिंगुलर लगाया। तो द टीम इज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन, तो सिंगुलर सिंगुलर आ गया। लेकिन इफ अ कलेक्टिव नाउन, देखो इफ अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, अगर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो, एंड एक्सप्रेसेस डिसएग्रीमेंट, अगर वहां पर डिसएग्रीमेंट की बात हो, यानी कि असहमति की बात हो, या डिवीजन, मतभेद की बात हो, या सेपरेट इंडिविजुअल, यानी कि पूरा ग्रुप ना दिखाकर आप वहां पर ना, ग्रुप तो है लेकिन कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहे हो, पूरे ग्रुप को एक ना दिखाकर आप वहां पर इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हो, या सेपरेट इंडिविजुअल्स को दिखा रहे हो। सो प्लूरल वर्ब, तो आपका प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव आर यूज्ड। अब सारी चीजें क्या बन गई, देखो प्लूरल, ऊपर सारी चीजें क्या आती है, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें क्या है, प्लूरल है। जैसे द टीम, देखो टीम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कलेक्टिव नाउन है। द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब देखो ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल। अभी मैंने बताया था ना, जब प्लूरल हो कलेक्टिव नाउन तो उसकी जगह पर क्या था, दे, देयर, देम। तो यहाँ पर मुझे पॉजेसिव केस चाहिए तो मैंने क्या लगा दे, देयर। द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब मैंने दोनों प्लूरल क्यों लगाया, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं सेंटेंस के अंदर कि भैया जो टीम है ना वो डिवाइडेड है ओपिनियन को लेकर, यानी कि किसी का अलग ओपिनियन है और किसी का अलग ओपिनियन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए यहां पर प्लूरल आ गया। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, देखो ये भी प्लूरल, ये भी। ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स, है ना, उनको क्या बोलते हैं, ऑडियंस कहते हैं। तो ऑडियंस का जो ग्रुप है वो जो श्रोता गणों का जो ग्रुप होता है उसको ऑडियंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लूरल क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो आप एक चीज सोचो, अगर मैं बोलता हूं कि ऑडियंस जो है ना अपनी सीट ले चुकी है, तो ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन, अच्छी बात है। लेकिन जब मैं सीट लेने की बात कर रहा हूं तो आपको पता है सबने अपनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीट ली होगी ना, मतलब सब मिलाकर तो वो ऑडियंस है, लेकिन बात अगर सीट लेने की है तो सबने अपनी सेपरेट सेपरेट सीट ली होगी ना, यानी कि वहां पर आपने सेपरेट इंडिविजुअल को दिखाया ना। तो मैंने क्या कहा, जब आप सेपरेट इंडिविजुअल को दिखाओगे तो ऐसे वो आप उसको प्लूरल मानोगे और सारी चीजें क्या लगाओगे, प्लूरल। तो इसलिए देखो हैव भी प्लूरल और देयर भी क्या आ गया, प्लूरल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने आपको बताए, प्रोनाउन से रिलेटेड हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। और अब मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं आपको, प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम 15 से 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि आज ये रूल्स भी बचे हुए थे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा ना 70-80 क्वेश्चंस हैं, तो आज 15 से 20 क्वेश्चंस, और बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए उसको मैं डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। कल 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगी सेम टाइम पे। और देखो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना, ये आपको जरूर से जरूर आपको देखना होता है। क्यों, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं तो केवल मैं उसका सही आंसर नहीं बताता, बल्कि मैं साथ में ना उससे रिलेटेड और भी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट मिल जाती हैं,
जिसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो, आप कॉपी में लिख सकते हो। अगर आप इन बताई हुई चीजों को भी लिख लेते हो ना कॉपी में, अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चल रहे हो, तो कहीं से तुम्हें कोई इंग्लिश का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना करा दूंगा जितना तुम्हें सिलेक्शन दिला सके, बस उतना ही करना है तुम्हें, ठीक है। देखो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको करना क्या है, इससे सुन लो पहले एक बार ध्यान से। जैसे ही मैं स्लाइड आगे बढ़ाता रहूंगा, सबसे पहले आपको वीडियोस को पॉज करना। जैसे इस स्लाइड के ऊपर आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। और उसके बाद इन चारों क्वेश्चंस को पहले आप खुद अटेम्प्ट करो। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, आप पहले खुद अटेम्प्ट करो। और जब आप चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आप वीडियो को वापस से प्ले करो, ठीक है। और फिर आप चेक करो कि आपने जो आंसर लिखा वो सही है या गलत है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो पढ़ाई करी वो कैसी करी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ध्यान से देखो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ। देखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहां पर बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, बोर्ड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भाई बोर्ड है, किसका बोर्ड है, डायरेक्टर्स का। लेकिन मेन आपका सब्जेक्ट कौन है, बोर्ड है। अब आपको पता है जो बोर्ड है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बोर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लोगों का ग्रुप होता है बेसिकली बोर्ड। और अभी मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया, अगर आपको ध्यान हो, कि कलेक्टिव नाउन अगर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, और अगर उससे आप अग्रीमेंट को, यूनानिमिटी को, मतलब एक मत होने को, सहमति को, है ना, या फिर पूरे ग्रुप को इंडिकेट करते हो, तो सारी चीजें क्या रहेंगी, सिंगुलर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव सब सिंगुलर। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर डिसएग्रीमेंट की बात हो, यानी कि असहमति की बात हो, डिवीजन यानी कि किसी तरह की फूट की बात हो, है ना, या फिर कह सकते हो कि ग्रुप तो मतलब कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन आप सेपरेट इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया ऑडियंस वाला एग्जांपल, तो ऐसे में सारी चीजें क्या आती हैं, प्लूरल आती है। अब देखो यहां पर क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट। अब आपको पता है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, यहां पर कोई भी देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस वाले पार्ट में देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रही है आपको, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप इस चीज को याद रखना कि अगर सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यहां पर जो टेंस अप्लाई किया गया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो लेकिन मेन वर्ब की क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई वहां पर किया गया है, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये जो एसईएस है ना, ये आपका ऐड कहां पर होता है, वर्ब में ऐड होता है। कब, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आप ध्यान रखना, थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो आई, वी और यू को छोड़कर सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। इनको छोड़कर मतलब ये थर्ड पर्सन नहीं होते, इनके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो वर्ब में क्या लगाते हो आप, एस या ईएस, ठीक है। और ईएस कब लगाते हो, पता होना चाहिए आपको, जब आपके वर्ब के एंड में एस, एच, ओ, एक्स या जेड हो, तब हम क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहां पर वर्ब के अंदर एस, एच, ओ, एक्स कुछ भी नहीं लगा, सॉरी, यहां पर वर्ब के अंदर एस या ईएस नहीं लगा रखा, ठीक है, एस या ईएस नहीं लगा रखा। इसका मतलब क्या है, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि भैया ये जो सब्जेक्ट है ना, कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन हमने इसको सिंगुलर नहीं माना, क्योंकि देखो थर्ड पर्सन तो है, मैंने क्या बताया, थर्ड पर्सन तो है, क्योंकि ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है, तो यानी कि थर्ड पर्सन तो है, लेकिन इन्होंने इसको सिंगुलर नहीं माना। क्यों, क्योंकि अगर इसको सिंगुलर मानते तो फिर ये वांट नहीं होता, ये क्या होता, वांट्स हो जाता। क्योंकि मैंने बताया ना, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में क्या लग जाता है, एसईएस, तो वांट्स हो जाता। लेकिन इन्होंने वांट दिया, इसका मतलब क्या समझे कि सब्जेक्ट को इन्होंने क्या माना है, प्लूरल। और अगर इन्होंने इसको प्लूरल माना है तो उसका सिंपल सा मतलब होगा कि आगे जो वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। जैसे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ। अब आपको पता है सिंगुलर है तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ की जगह पर क्या आ जाएगा, देम सेल्व्स, ये होता है प्लूरल, देम सेल्व्स, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर देम सेल्व्स, क्योंकि देखो यहां पर बेसिकली सेपरेट इंडिविजुअल की बात हो रही है कि अगर वो फैसिलिटीज चाह रहे हैं तो हर कोई अपने लिए चाह रहा है ना, इंडिविजुअलिटी को शो कर रहे हैं ना कहीं, कलेक्टिव नाउन है लेकिन इंडिविजुअलिटी को शो कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या बोला, प्लूरल आ जाएगा। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर देमसेल्व्स। अगला, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट। सब्जेक्ट कौन है, यू एंड आई। अगर सब्जेक्ट तुम और मैं है तो हम तो प्लूरल है ना, तो यहां पर माई थोड़ी आएगा। माई कब आता, जब सब्जेक्ट सिर्फ क्या होता, आई होता, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट सिर्फ आई होता तो मैं क्या बोलता, आई हैव डन माई, आई हैव डन माई, माई बोलता मैं क्योंकि सब्जेक्ट आई था। लेकिन यहां पर आपको पता है यू एंड आई यानी कि तुम और मैं मिलाकर हम हो गए ना, तुम और मैं मिलाकर क्या हो गया, हम। तो अगर हम हैं तो हमारा पॉजेसिव क्या होता है, माई नहीं होता, हमारा पॉजेसिव क्या होता है, आवर होता है। तो यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। देखो योर क्या है, मैं आपको प्रोनाउन में सब कुछ पढ़ा चुका हूं। योर जो है ना, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है।
और जो योर्स है ये आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। इन दोनों में फर्क क्या है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन जो होता है कंपलसरी होता है, लेकिन प्रोनाउन के बाद नाउन जो है वो नहीं आता, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने योर लगा के छोड़ दिया और आपको पता है सिर्फ योर है, तो इसके बाद या तो नाउन चाहिए मुझे या फिर इस योर को क्या कर दो, योर्स कर दो। तो योर्स करोगे तो भी ठीक है क्योंकि पहले से नाउन का जिक्र यहाँ पर हो रखा है, ठीक है ना, कि हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। तो यहाँ पर योर्स का मतलब क्या हो जाएगा, योर सक्सेस। मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, स्टार्टिंग में जाके देख लेना, ठीक है। या फिर अगर आपको योर्स नहीं करना तो आप क्या कर दो, योर सक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है, देन योर सक्सेस। या फिर बेटर यही रहता है कि अगर पहले से नाउन का जिक्र कर रखा है जिसकी बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर आप सिंपल क्या कर दो, योर्स कर दो, कि हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, देखो अभी मैंने बताया था कि एवरी के बाद जो नाउन आता है, पीछे बताया था ना, वो क्या होता है, सिंगुलर, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। एंड एवरी स्टूडेंट, देखो एवरी के बाद जो नाउन है वो भी क्या है, सिंगुलर है। और आगे जो भी वर्ब आएगा, जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी एडजेक्टिव आएगा, वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है ना, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑफ दिस कॉलेज। अब चेक करो आगे वाली चीजें सिंगुलर है कि नहीं है। ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड, तो सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। टू डू देयर बेस्ट, देखो ये गड़बड़ी हो गई ना, देयर आपको पता है प्लूरल होता है, इसकी जगह पर सिंगुलर आएगा। देखो पॉजेसिव केस है ये देयर, तो एक पॉजेसिव होता है हिज, एक होता है हर, एक होता है आवर, एक होता है देयर, ठीक है, एक होता है योर। तो आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको पता है इसको देखकर लगा लो या इसको देखकर लगा लो, लेकिन दोनों को आपको क्या मानना, सिंगुलर ही मानना है। तो अगर सिंगुलर मानना है तो ना तो ये आएगा ना तो ये आएगा, और ये तो आ ही नहीं सकता। ये कब आता है, जब सब्जेक्ट आपका क्या होता है, यू होता, ठीक है। तो जब भी ईच या एवरी वाला केस आता है तो उसके बाद अगर आपको लगाना हो पॉजेसिव, तो पॉजेसिव हमेशा क्या लगाना, हिज लगाना, जब जेंडर क्लियर ना हो। क्योंकि देखो यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। अब बताओ यहाँ पर टीचर का जेंडर क्या है या स्टूडेंट का जेंडर क्या है, तो आप कहोगे सर वो तो पता नहीं जेंडर क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। अगर जेंडर क्लियर कर दो तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज बेस्ट, देयर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है, एंड द वाइस चांसलर। अभी मैंने बताया था जब आप दो सब्जेक्ट्स को, दो सिंगुलर नाउन्स को बेसिकली एंड की मदद से जोड़ते हो और आर्टिकल अगर दोनों से पहले लगा हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक अलग पर्सन है और जो वाइस चांसलर है वो क्या है, एक अलग पर्सन है। तो आगे जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा वो सब क्या होगा, प्लूरल। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन, हैव तो ठीक है प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर देखो गड़बड़ी होगा, हिज कंसेंट नहीं होगा, यहाँ पर प्लूरल आएगा। तो प्लूरल क्या होता है, देयर होता है, देयर कंसेंट, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, चीजें वही है जो अभी हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है। हैव गिवन देयर कंसेंट टू जॉइन द मीटिंग। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। हु रिमाइंड्स, देखो यहाँ पर जो हु है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। भाई वो हर एक व्यक्ति से, हर ऐसे व्यक्ति से, हर ऐसी चीज से नफरत करती है जो उसको रिमाइंड कराए, याद कराए, ऑफर मिस्टेक, जो उसको उसकी गलतियों का याद दिलाए, है ना, उसकी गलतियों के बारे में उसको याद दिलाए। वो हर उस इंसान से, हर उस चीज से नफरत करती है जो उसको उसकी गलती को याद दिलाए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो भैया आपका लॉस है, पहले आप जाकर वीडियोस को देख लो। अगर एक ही सेंटेंस में इंसानों की भी बात हो और वस्तुओं की भी बात हो, देखो अगर केवल इंसान हो तो मैंने बताया था वहां पर आप हु लगाते हो, केवल वस्तु हो तो वहां पर आप क्या लगाते हो, विच लगाते हो। लेकिन अगर दोनों ही दे दे सेंटेंस में तो दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है, हु नहीं आता, विच नहीं आता, दोनों के लिए क्या आता है, दैट आता है। ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में इंसान और वस्तु दोनों ही दे दे आपको सब्जेक्ट के तौर पर, तो आगे जो रिलेटिव आएगा वो ना तो हु आएगा ना विच आएगा, झगड़ा खत्म करो और क्या लगा दो, दैट लगा दो, ठीक है। वरना इन दोनों में लड़ाई होगी कि हम लगे हम लगे, ये कहेगा मैं लगूंगा क्योंकि सब्जेक्ट इंसान है, ये कहेगा मैं लगूंगा सब्जेक्ट कोई वस्तु है। तो हम कहते हैं कि भाई तुम दोनों ही मत लगो, हम किसको लगाएंगे, दैट को लगाएंगे, ठीक है। तो दैट रिमाइंड्स हो जाएगा। नन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, देखो अभी मैंने बताया था नन ऑफ, याद है आपको, नन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा और उनमें से कोई भी नहीं। तो नन ऑफ हम लगाते हैं दो से ज्यादा के लिए, बताया था ना मैंने आपको। तो देखो यहाँ पर दीज प्रिंसिपल्स, अब देखो जब नन ऑफ है तो अंडरस्टूड हो गया कि भाई जो प्रिंसिपल्स है ना ये तो दो से ज्यादा ही होंगे, अंडरस्टूड हो गया। मैंने आपको बताया भी था कि भाई इसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। नन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। तो प्लूरल है और अंडरस्टूड है कि भाई अगर नन ऑफ है तो मतलब प्रिंसिपल्स दो से ज्यादा ही होगा। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, नन ऑफ दीज थ्री प्रिंसिपल्स फोर, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर दे रखा तो ठीक है, वरना लिखने की जरूरत आपको नहीं है। बस हाँ है कि टू मत लगाना, क्योंकि टू तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, सॉरी नन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हैज बीन। अब मैंने क्या बताया, बाकी जो चीजें होंगी हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन एडजेक्टिव सब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो नन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज, तो देखो ये भी सिंगुलर,
और ये भी सिंगुलर। और हिज क्यों लगाया, मैंने इसको जेंडर मेल क्यों माना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी। इस केस में जो जेंडर होता है ना वो क्लियर नहीं होता, क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन से इंडेफिनेट एडजेक्टिव, जहां पर जेंडर क्लियर नहीं होता। तो ऐसे में आप क्या मान के चल सकते हो, मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज। ईच ऑफ, देखो ईच ऑफ मैंने बताया था, ईच ऑफ के बाद अभी पीछे पढ़ा था हमने, जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। तो ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, नाउन प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। लेकिन आगे जो मैंने वही देखो, मैंने क्या बताया था, ऑफ जहां पर दिख रहा है, ऑफ द, ऑफ दीज, ऑफ दोज, तो उनके बाद जो नाउन है वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन बाकी चीजें सिंगुलर। ठीक है, देखो यहां पर भी सेम है, ऑफ द, तो नाउन क्या आ रहा है, प्लूरल, लेकिन बाकी जो चीजें आगे वो कहेंगे सिंगुलर, जैसे इज आ गए यहाँ पर। तो नन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, यहाँ पर भी क्या है, नो एरर। ठीक है, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर, याद करो मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे प्रोनाउन की वीडियोस के अंदर, जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लगना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक और वर्ब ऐड कर लेना, प्रोस्ट्रेट। जैसे एक मैंने बताया था एब्सेंट होता है, एक मैंने बताया था प्रेजेंट होता है, एक मैंने बताया था रिकंसाइल होता है। ठीक है, एक मैंने बताया था एंजॉय होता है, और एक आपको मैंने क्या बताया था, रिजाइन होता है। ठीक है, तो और भी है, मैंने और एक प्रोस्ट्रेट लिख लो जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, एक अवेल होता है। ठीक है, तो इन सब के बाद, इन सब के बाद ध्यान रखना, एक जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है सेल्फ या सेल्फ्स वाला, उसका लगना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो प्रोस्ट्रेट है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव आएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस भी होती हैं, और वो मैंने सारा का सारा प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करा है, तो आप एक बार देख लेना। ही प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है नतमस्तक होकर प्रणाम करना या फिर दंडवत प्रणाम करना। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर, तो आपको पता है प्रोस्ट्रेट आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा। तो ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, क्योंकि ही है ना, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर, मतलब उसने अपने मास्टर को दंडवत प्रणाम किया। ठीक है, तो ये एरर थी यहाँ पर। आगे देखो, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच मोर सरप्राइज देन आई हो जाएगा। मैंने आपको बताया था भाई, जब आप देन लगा रहे हो उसका मतलब आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, कंपेयर आप किसको कर रहे हो, ही को कंपेयर कर रहे हो किससे, इससे कंपेयर कर रहे हो। ये दोनों क्या है, सब्जेक्टिव तो है भाई। ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी, क्या कहना चाह रहा हो, कि वो मुझसे ज्यादा सरप्राइज था, यानी कि सरप्राइज मैं भी था, सरप्राइज वो भी था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा था, यानी कि हम दोनों ने काम किया सरप्राइज होने का, काम तो हम दोनों पे हुआ ना, यानी कि मैं भी सरप्राइज वो भी सरप्राइज, तो हम दोनों ही सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम दो सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों को दोनों केस में होने चाहिए, सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में। तो यहाँ पर मी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि आई होता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है ना, क्योंकि आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो। तो ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई। ठीक है, ऐसे मैं लिखूं, ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी, कि वह मुझसे लंबा है, यानी कि लंबा मैं भी हूं, लंबा वह भी है, लेकिन वो ज्यादा है, यानी कि लंबे तो हम दोनों ही है ना, यानी कि काम तो हम दोनों पे हो रहा है ना, बात तो हम दोनों की हो रही है ना, तो यानी कि सब्जेक्ट तो हम दोनों ही है, और कंपेयर भी हम सब्जेक्ट को ही कर रहे हैं। तो अगर ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कि नॉमिनेटिव केस है, तो ये भी तो नॉमिनेटिव केस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज टॉलर देन आई हो जाएगा। ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी होना। सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी, उनको मतलब ऐसा लगता है कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी या असम्मान हो जाएगा उनका, टू टॉक टू ईच अदर। देखो मैंने बताया था ईच अदर लगाते हैं हम किसके लिए, ईच अदर लगाते हैं दो के लिए, और वन अनदर लगाते हैं हम दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, वन अनदर लगाते हैं दो से ज्यादा के लिए। अब आपको पता है यहाँ पर 5 है, तो ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वन अनदर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन अनदर। ठीक है, पढ़ चुके हम लोग ये चीज। वन शुड बी ट्रू टू, देखो अभी मैंने बताया था कि वन का जो पॉजेसिव केस होता है, अभी पीछे मैंने बताया था, वो हिज नहीं होता, वो क्या होता है, वंस होता है। चीजें वही है, मैंने कहा ना, चीजें यही चीजें एग्जाम में आ रही है, लेकिन बच्चे इनको करके नहीं आते, क्यों नहीं करके आते मुझे समझ नहीं आता। पढ़ के नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे सर हमसे क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा। अरे पढ़ तो लो पहले। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, हिज पॉजेसिव केस वन का नहीं होता, हिज होता है ही का। ठीक है, या फिर एवरीबडी, समबडी, समवन, नो वन, इन सब का हिज होता है। लेकिन वन का जो पॉजेसिव होता है वो क्या होता है, वंस, यानी कि वन लिखो अपोस्ट्रोफी लगाकर ऐसे लगा दो। तो वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, कि हर किसी को अपने वादे का पक्का होना चाहिए किसी भी हालात में। सर्कमस्टांसेस का मतलब किसी भी हालात में। इफ समवन हैज फिनिश द वर्क, देखो समवन आ गया, तो मैंने बताया था ना, समवन, नो वन, समबडी, एनीबडी भी पीछे हमने पढ़ा था कि इनके बाद जो भी आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आता है वो सब क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो समवन के बाद बेसिकली नाउन तो आएगा नहीं, लेकिन जो वर्ब है वो क्या आएगा, नाउन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है,
प्रोनाउन है, तो समवन हैज फिनिश्ड, देखो सिंगुलर है, समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम, तो देखो यहां पर भी सिंगुलर आ रहा है ना, मैंने बताया ना समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इन सब के साथ आप अगर प्रोनाउन लगाना चाहते हो या एडजेक्टिव लगाना चाहते हो तो क्या लगाओगे, ही, हिज, हिम, ये है, ये लगा सकते हो जब जेंडर क्लियर ना हो। तो समवन हैज, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम, देखो जेंडर क्लियर नहीं है ना, कि अगर किसी ने अपना काम कर लिया है तो वो घर जा सकता है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। ध्यान रखना लगाना सिंगुलर ही है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, और सिंगुलर में ही क्यों लगाया, शी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है तो आप ही को प्रेफर करोगे, ठीक है। इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। द क्रिमिनल विच वॉज चेंड, वो क्रिमिनल जिसको चेन में रखा गया था, चेन में बांधा गया था, तो आपको पता है क्रिमिनल एक इंसान है ना, ठीक है, तो इंसान के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो विच नहीं होता, इंसान के लिए क्या होता है, हु होता है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा था कि भाई वो क्रिमिनल जिसको चेन में रखा गया था, तो यानी कि कहने का मतलब जो विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन जो क्रिमिनल है वो तो एक सब्जेक्ट है, वो तो एक इंसान है ना, तो इंसानों के लिए विच नहीं लगाते, इंसान के लिए क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। द क्रिमिनल हु वाज चेन्ड, जिसको चेन में रखा गया था, ग्रम्बल्ड एट द पुलिस, वो पुलिस के ऊपर ग्रम्बल कर रहा था, मतलब गुर्रा रहा था या फिर कह सकते हो चिल्ला रहा था, इंस्पेक्टर हु वाज टेकिंग हिम टू जेल, जो उनको जेल में लेके जा रहे थे। एवरीबडी इंसान है ना, हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस, तो देखो हु क्यों आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु क्यों, क्योंकि आपको पता है एवरीबडी का मतलब इंसान की बात हो रही है। एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस, हर वो इंसान जो उस ऑफिस में काम कर रहा था, गेव, उसने दिया, अ डेज पे, एक दिन का पे, जो एक दिन की तनख्वाह होती है वो उसने दे दी, एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो गलती क्या कर दी यहां पर, मैंने बताया था कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, नथिंग, नन, इन सब के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वो सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो देखो यहां पर सिंगुलर था तो सही, एवरीबडी हु वाज, ये तो ठीक चल रहा था, लेकिन यहां पर गड़बड़ी कर दी उन्होंने, देयर लगा दिया। पॉजेसिव आपको देयर नहीं लगाना, पॉजेसिव आपको क्या लगाना है, सिंगुलर, और मैंने बताया सिंगुलर में क्या आता है, हिज आता है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं होता तो हिज लगा देते हैं। तो एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग कोविड-19, तो यहां पर देयर की जगह पर क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। द ऑफिसर एज वेल एज, आपको मैंने बताया था रूल नंबर 1 के अंदर, अभी एक रूल नंबर जो मैंने पढ़ाया था 1, कि एज वेल एज की मदद से जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो तो ऐसे में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, जैसे एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द, तो इसको देख लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देख लो, ठीक है, और बाकी चीजें तो है नहीं कुछ इसमें देखने लायक। तो ऐसे में जो भी आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो भी आपका प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या वर्ब होता है, वो सब किसके अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था, नियरेस्ट सब्जेक्ट बताया था या फर्स्ट सब्जेक्ट बताया था, सोच के बताओ, फर्स्ट वाला बताया था, जो फर्स्ट वाला होता है ना उसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है देमसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट। और आपको पता है जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो ऑफिसर यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए देमसेल्व्स नहीं आता, सिंगुलर के लिए क्या आता है, हिमसेल्फ। हरसेल्फ भी आता है, लेकिन हरसेल्फ क्यों नहीं, क्योंकि देखो ऑफिसर का जेंडर क्लियर नहीं है, तो मैंने क्या बताया, आप उसको मैस्कुलाइन मान के चलो। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, अभी मैंने बताया था ना, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, नन बट, रूल नंबर 1 में, कि जब आप इनकी मदद से दो सब्जेक्ट को जोड़ो तो आगे जो भी चीजें आप लगाते हो, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव, वो आता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम, कि तुम क्या हो, उससे बहुत बेहतर हो। फार बेटर का मतलब बहुत बेहतर, यानी कि कहने का मतलब अच्छा तो वो भी है ना, और अच्छे तुम भी हो, लेकिन तुम ज्यादा अच्छे हो, यानी कि अच्छे तुम भी हो और अच्छा वो भी है, यानी कि दोनों ही अच्छे हैं, तो यानी कि बात दोनों की हो रही है, तो सब्जेक्ट दोनों ही तो हैं, और आप दोनों सब्जेक्ट को ही तो कंपेयर कर रहे हो, यू को कंपेयर कर रहे हो हिम से, तो आपको पता है सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से कंपेयर नहीं करते, अगर सब्जेक्टिव केस को कंपेयर कर रहे हो तो सब्जेक्टिव केस से करोगे, यानी कि हिम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यू आर फार बेटर देन ही, अभी मैंने पीछे बताया था कॉन्सेप्ट आपको ये, ठीक है। द प्लेयर्स whom we have selected for our team, वो प्लेयर्स जिनको हमने अपनी टीम के लिए सिलेक्ट किया है, आर यंग एंड एम्बिशियस, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, देखो यहां पर मैंने बताया था हु जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, whom जो होता है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है और whom एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। द प्लेयर्स ये आपका हो गया, देखो ध्यान से समझना, ये आपका हो गया S1 यानी कि सब्जेक्ट 1, whom we have selected, ये जो आपका we है ये आपका हो गया S2 यानी कि सब्जेक्ट 2, और ये जो have है ये आपका क्या है, इसको लिखो V2। देखो V2 का मतलब ये नहीं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 का मतलब कि ये जो वर्ब है या फिर ये जो वर्ब है, ठीक है, ये दोनों V2 क्यों, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग है। भाई जो हैव है और सिलेक्टेड है ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, वी के लिए, वी हैव सिलेक्टेड, यानी कि ये जो वर्ब है और ये जो वर्ब है ये दोनों क्या है, वी के लिए यूज हो रखे हैं, यानी कि S2 के लिए, तो इसलिए मैंने इनको क्या बोला V2, इसको भी क्या बोला मैंने
V2, ठीक है। फॉर आवर टीम, हमारी टीम के लिए। आर, अब देखो ये भी एक वर्ब है, और ये जो वर्ब है आपको पता है किसके लिए आ रहा है, प्लेयर्स के लिए। द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young, वो सारे यंग हैं। तो कौन यंग है, प्लेयर्स, यानी कि जो आर है इसको आप क्या लिखोगे, V1। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है ये, V1 का मतलब क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट के लिए यानी कि सब्जेक्ट 1 के लिए यूज कर रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया, वर्ब 1, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या है, V2, और ये क्या है, V1। यंग एंड एम्बिशियस, क्या कोई दूसरा वर्ब आप मुझे बताओ बचता है? भाई ये जो वर्ब था वो किसके लिए था, सब्जेक्ट 1 के लिए, और ये दोनों वर्ब किसके लिए, सब्जेक्ट 2 के लिए। क्या इनके अलावा कोई दूसरा वर्ब बचा, नहीं बचा। तो अगर दूसरा वर्ब नहीं बचा तो इसका मतलब आपको दूसरे सब्जेक्ट की आवश्यकता भी नहीं है, मतलब तीसरा वर्ब नहीं बचा, कोई अलग से वर्ब नहीं बचा ना, तो आपको किसी और सब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है। भाई जितने वर्ब हैं उनके लिए 2 सब्जेक्ट मेरे पास हैं, एक ही सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट, यानी कि हुम बिल्कुल क्या अपनी जगह पर ठीक है। अगर आपको वो हु दे देता तो आप कहते हैं कि सर गलत है, क्यों, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट का काम करता है तो इसके लिए एक अलग से वर्ब भी तो होना चाहिए। कहां है आगे वर्ब, देखो बचा क्या कोई वर्ब इसके लिए, नहीं बचा, तो इसलिए हुम यहां पर क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, द गेस्ट्स whom we were talking about have come are my brothers in law। अब देखो यहां पर गेस्ट, ये आपका हो गया S1, सब्जेक्ट 1। whom we were talking, तो देखो वर टॉकिंग, कौन बात कर रहे थे, हम, यानी कि S2, ये सब्जेक्ट 2, ये वर्ब 2, ये भी वर्ब 2, यानी कि ये दोनों जो वर्ब है ये इस वाले सब्जेक्ट के लिए यूज हो रखे हैं। अबाउट, हैव कम, आ चुके हैं, हैव कम, ये जो दोनों वर्ब है ये किसके लिए यूज हो रखे हैं, भाई कौन आ चुके हैं, गेस्ट आ चुके हैं, यानी कि ये जो दोनों वर्ब है ये आपके सब्जेक्ट 1 के लिए यूज हो रखे हैं, तो इसको भी आप लिखोगे V1, इसको भी क्या लिखोगे, V1, ठीक है। ये दोनों हो गया। आर, अब ये जो अलग से आर है ये किसके लिए है, भाई ये दोनों वर्ब तो सब्जेक्ट 1 के लिए है, ये दोनों वर्ब सब्जेक्ट 2 के लिए, ये जो अलग से एक और वर्ब बच गया ये किसके लिए है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसका बोलोगे वर्ब 3। और अगर वर्ब 3 है यानी कि एक आपका सब्जेक्ट 3 भी होना चाहिए, तो सब्जेक्ट 3 तभी हो पाएगा जब आप इस हुम को क्या कर दोगे, हु कर दोगे, क्योंकि आपको पता है हु जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो द गेस्ट्स हु वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माय ब्रदर्स इन लॉ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी इसके अभी और टोटल इसके अंदर लगभग 75 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 मैंने आपको करा दिए, और भी क्वेश्चन बाकी हैं, तो उस क्वेश्चन को हम कल करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरीके से देखो, नोट करते चलो, पढ़ते चलो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। तब तक आप बड़ी तरीके से पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, और प्रीवियस जो वीडियोस है प्रोनाउन की भी एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा प्रोनाउन। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।